हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियाज नंबर वन एजुकेशनल चैनल एस के आर एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी का क्लास 10th का सैंपल पेपर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सैंपल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस के आर एजुकेशन ही एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तो ध्यान से सुना, हर एक क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो ही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हो, कंडीशन ये है कि ध्यान से सुनते हो, ध्यान से सॉल्व करते हो और इनके आंसर्स को अच्छे से करते हो, तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये पेपर किस तरीके से रहेगा, पेपर रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर कितना टाइम रहेगा, 3.25 घंटे का टाइम रहेगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर अनसीन पैसेज आएंगे। 4 सेक्शन होंगे इसके अंदर। सबसे पहले सेक्शन की अगर बात करें वो रहेगा रीडिंग वाला। अब रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर ये होगा कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या रहेंगे, अनसीन रहेंगे और इसके अंदर लगेगा ज़्यादा टाइम। तो आपको क्या करना है, रीडिंग जो सेक्शन है इसको करना है सबसे लास्ट में। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट में रीडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को करना है लिटरेचर। देखो, अब लिटरेचर ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं ये लिटरेचर सबसे पहले करो। अब देखो, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है कि आपको लिटरेचर में पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बुक से। पता है ये बात, तो आपको भी पता है कि एग्जाम में बुक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रीडिंग के अंदर कोई सा भी पैसेज आ सकता है। अब इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो पैसेज हमें आता होगा या फिर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो रीडिंग ज़्यादा टाइम लेगी, तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिटरेचर पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद में राइटिंग को, फिर उसके बाद में ग्रामर को। इस तरीके से हम इसको पूरे को अटेम्प्ट करेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले पैसेज की तरफ। अब ये पैसेज है, इस पैसेज को सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो। इसको पढ़ने के भी जब इसको पढ़ो तो इसके अंदर एक चीज़ जरूर से नोटिस करते हुए चलना, जो भी आपको स्पेशल चीज़ दिखे उसको अंडरलाइन कर देना। अब देखो, इसके अंदर जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ये है कि द नॉन मॉन्क ऑफ इंडिया सडनली लेफ्ट इनटू अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। तो यहाँ पर ये 1893 जो है ये डेट इंपॉर्टेंट है। ऐसी डेट्स को मार्क करते हुए चलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर से आएगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, वैन एंड वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड। तो यहाँ पर आपको आंसर, जैसे मैंने वो पॉइंट मार्क करवाया था उसी से सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा वो रहेगा शिकागो। इसका एकदम से सही आंसर रहेगा शिकागो। के साथ में अगर डेट की बात करें तो डेट मतलब कि एक तरीके से ईयर की बात करें तो वो थी 1893, इसकी ईयर थी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरीके से पैसेज को पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन करते हुए चलोगे तो आपके एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। इस पैराग्राफ को पढ़ के जिसने भी पढ़ा होगा उसको ये आ जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा उसको ये नहीं आने वाला। तो इसको ट्राई करो, इस पैराग्राफ में से ढूंढो और मेरे को इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो, ये पैराग्राफ है, इसको जल्दी से पढ़ो और इसका कमेंट करके बताइए। और फिर उसके बाद में अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर रहेगा कि द टू क्वालिटीज ऑफ विवेकानंद पर्सनैलिटीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर ये है कि ब्रिलियंट कन्वर्जेशन थी उनकी, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे, तो बहुत ही वेल बिहेव्ड मैनर में बात करते थे। और जो सेकंड था वो था कि ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी। तो ये दोनों की दोनों क्वालिटीज इसके अंदर बताई गई हैं, तो ये होना चाहिए इसका आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जिसके अंदर बोला गया है कि हाउ डिड विवेकानंद इंप्रेस पीपल्स हु केम इन कॉन्टेक्ट विद हिम। तो ये किस तरीके से वो इंप्रेस करते थे दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर विवेकानंद वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। सबसे पहली तो बात ये थी कि उनको सब की नॉलेज थी, ईस्टर्न कल्चर हो चाहे से वेस्टर्न कल्चर हो, हमारे कल्चर के बारे में भी उनको डीप में नॉलेज थी। और विवेकानंद जी ही एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसकी वजह से इंडिया जो है, इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना था उनको। इनके पीछे की एक बहुत ही शानदार सी कहानी है, शायद आप लोग को पता होगी कि एक टाइम था जब इंडिया को स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। जब रिसेंटली में क्या हुआ था कि इंडिया फ्रीडम हुआ था, इंडिया को एकदम से आज़ादी मिली थी, उस टाइम पर इंडिया को बुलाया गया था स्पीच देने के लिए। तो इंडिया को एज ए किसी ने लिया नहीं कि ऐसी छोटी कंट्री है। तो इनको क्या टॉपिक दिया गया, इनको एम्बेरस करने के लिए, इंडिया को नीचे दिखाने के लिए टॉपिक दिया गया कि आप जीरो के ऊपर बोलिए। ठीक है, जीरो के ऊपर बोलना था। इनकी कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी शानदार थे कि इन्होंने इस जीरो के ऊपर भी इतने शानदार तरीके से स्पीच दिया कि जो लोग जाने लग गए थे। लास्ट के अंदर तो नंबर था और टॉपिक भी ऐसा दिया था, जीरो दिया था। तो फिर इसमें जब इनको टॉपिक मिला तो इन्होंने ऐसा ना करके कि मेरे को नहीं आता, ऐसा नहीं किया इन्होंने जब बोलने लगे तो ये इतना अच्छा बोले, जो लोग जा रहे थे खड़े होके वो रुक गए, वापस से आके बैठ गए। इतनी शानदार कन्वर्सेशन स्किल्स थी, इतना गजब का इनके पास में टैलेंट था, जिस वजह से इंडिया को वहाँ पर पहचान मिली थी। तो इनके लिए तो भाई
ये सैल्यूट है, ग्रेट सैल्यूट है, इन्हीं की वजह से आज जो भी हैं हम। और उसके बाद में एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इनसाइट्स एंड फ्रीडम इक्विलेंट और ब्रिलियंट कन्वर्जेशंस ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी और कलर पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर मेड्स हिम द इनरेजिस्टिबल अपील टू द मैनी टाइप्स ऑफ एंड द अमेरिकन्स हु केम्स इन कॉन्टेक्ट विद हिम। तो ये इसके मेन रीजंस थे जिस वजह से कि विवेकानंद जी से हर कोई इंप्रेस हो जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि हाउ डिड विवेकानंद बिकम्स द इंडिया स्पिरिचुअल एम्बेसडर। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इन अमेरिका ही बिकेम द इंडिया स्पिरिचुअल एम्बेसडर एंड प्लेड अ एब्लिक्वेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिया एंड द न्यू वर्ल्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट द हेल्दी सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ रिलीजन एंड साइंस। तो ये इसके क्वेश्चन हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रॉम द वर्ड्स द वर्ड विच मीन्स अ मैसेंजर और अ रिप्रेजेंटेटिव। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंफर्म हर एक पैसेज के अंदर मिलेगा। ये क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये पूछा जाएगा कि या तो आपसे सिनोनिम पूछ लेगा कि इसका शब्द बताओ कि इसके सेम अर्थ वाला क्या है, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि विलोम शब्द बताओ जिसके अंदर कि आप एंटोनोम कहते हैं, वो पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि क्या होगा, मतलब मैसेंजर का और रिप्रेजेंटेटिव का क्या मीनिंग है। तो इसके अंदर जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो करता है यहाँ पर एम्बेसडर। एम्बेसडर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। अब पैसेज नंबर 2 खुद से सॉल्व करना है आपको, ये पूरा पूरा देखिए, इसको पढ़ लीजिए सभी को, और फिर उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि खुद से सॉल्व करोगे तो ही मजा आएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन अ वर्ल्ड फेसिंग टुडे एंड हाउ इट इज नोन एज। तो यहाँ पर अगर बात करें कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेसेस दैट द टुडेज इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे बड़ी रीजन तो है पॉपुलेशन की। अब अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन के मामले में कौन आता है और सेकंड पर कौन आता है और हम कौन सी पोजीशन पर आते हैं, इंडिया कौन सी पोजीशन के ऊपर आता है। मेरे को ये इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर दो और आपके आंसर्स मिल जाए, तो आप बताइए कि मैं बता ही देता हूँ। चलो कि अगर सबसे पहले की बात करें तो वहाँ पर आता है चाइना, ठीक है, चाइना आता है फर्स्ट वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। और थोड़े दिनों में हम इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कि हम चाइना को भी क्रॉस ओवर कर देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से, अब इसके बारे में तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए, इतनी सी बात है कि आपको ये करना है। और फिर उसके बाद में एंड द हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड, तो कब रिकॉर्ड हुई थी, 23 कि इन 20th सेंचुरी द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज रिकॉर्डेड। तो अभी ये 20th सेंचुरी के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ एन दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब एक तरीके से कहने का मीनिंग ये है कि अगर पॉपुलेशन आज जितनी है और एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए होगा ये कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अब मान लीजिए कि 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, उनके लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं, उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ एक स्पेसिफिक है 1000 लोगों के हिसाब से। लेकिन होता ये है कि 1000 की जगह पर क्या होते हैं भाई 1100 या फिर 1200 लोग हो जाते हैं, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, खाना कम मिलेगा, भूखमरी होगी, 200 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि 200 के लिए ही तो था, बस 200 के लिए तो यहाँ पर जॉब्स वगैरह थी, 200 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा रीजन जो बेरोजगारी का है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों को बेरोजगारी होगी, उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। अब यहाँ पर ये है कि देयर विल बी एन द रिजल्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड ओवर क्राउडिंग एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किस तरीके से होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि अगर मान लीजिए कि 100 गाड़ियां रखते हैं, 1000 लोग क्या रखते हैं 100 गाड़ियां, लेकिन अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उन लोगों को गाड़ियां चाहिए होंगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर लो, अगर 2 बसेस में काम हो जाता था, तो अब अगर लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा 4 बसेस लगानी पड़ेंगी। तो 4 बसेस जब लगाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन मतलब कि एक तरीके से वो क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। और उसी के साथ में वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि उनको रहने के लिए घर भी तो चाहिए होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सभी का अलग अलग घर रहेगा, फॉरेस्ट कटेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बस पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ना ऐसी कोई भी दिक्कतें रहने वाली हैं। अब यही कुछ रीजंस है जो कि दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन आ गए, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है या फिर हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, ये दोनों मैंने अभी देखा है कि हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स गैस, और यहाँ पर सेकंड वाला है कि फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट टू एंशिएंट। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए, तो ऐसा क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे
सबसे पहले का तो रहेगा प्रेडिक्ट और सेकंड वाले का जो रहेगा वो रहेगा मॉडर्न। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है राइटिंग वाला। राइटिंग क्वेश्चंस के अंदर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहली जो गलती करेंगे वो करेंगे अपने स्कूल का नाम लिख देंगे कि आप जैसे कि मान लो कि आर्केडिया में पढ़ रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, आर्केडिया एकेडमी स्कूल कोटा। अगर आप ऐसे लिख दोगे आर्केडिया स्कूल कोटा या फिर जयपुर या फिर जहां पर भी आर्केडिया है, अगर आपने उसका नाम वहां पर लिख दिया तो क्या होता है, इसको अनफेयर मीन्स माना जाता है कि आप अपने स्कूल का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC स्कूल का नाम लिखना है। क्या लिखना है, ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अगर दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम दिया गया उसका नाम लिख देना है, पर अपने स्कूल का नाम कभी भी नहीं लिखना है। और दूसरी जो गलती रहती है बच्चों की वो ये रहती है कि जब कभी भी मोबाइल नंबर का कहता है तो मोबाइल नंबर के अंदर वो अपने मोबाइल नंबर लिखाते हैं, ये भी नहीं लिखना है, ना ही अपने रोल नंबर लिखने हैं एग्जाम में कहीं पर भी। ये छोटी छोटी गलतियां पर ये करते हो और इनसे नंबर कटते हैं एग्जाम में। ये गलतियां करोगे तो इनसे नंबर 100% कटेंगे, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। और ना ही अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस भी बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब देखो मोबाइल नंबर की जगह पर लिख देना 1 2 3 4 5 6 और रोल नंबर की जगह पर लिख देना स्टार स्टार XX ऐसे लिख सकते हो। और फिर उसके बाद एड्रेस की जगह पर कुछ भी लिख देना ABC नगर। ये सबको पता है कि एड्रेस नहीं होने वाला, तो इसी तरीके से पूरा पूरा आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां होती हैं पेपरों में। अब अगर बात करें यहाँ पर राइट एंड ऑर्डर, मतलब कि एक लेटर लिखना है एडिटर को ऑफ एन द राजस्थान पत्रिका, तो यहाँ पर पेपर का नाम दे दिया गया है हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भैया आपने तो कहा था कि एड्रेस नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ, ये गलती है इनकी। ये क्या है, ये गलती, यहाँ पर आपको लिखना है ABC कॉलोनी और फिर उसके बाद में लिख देना है दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली, जो भी कुछ भी लिखना है, पर आपको अपना एड्रेस नहीं देना। अब यहाँ पर इसके अंदर बोला गया सबसे पहले तो एड्रेस आता है कि कौन सेंड कर रहा है, तो आपको अपना एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में लिखना है कि क्या आप किसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट लिखना होता है कि हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। अब यहाँ पर आपको लिखना है पूरा पूरा, रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the unusual rise of road accident occurring in Jaipur. In the past few months, I have noticed that the negligible on a road has proven fatal for the many peoples in our city. अब यहाँ पर these road accidents occur only because the peoples were careless or refused to follow the traffic rules laid out, or overloaded trucks or cars switching past at the red light has resulted in accident, and that we frequently read about in newspaper these days. और यहाँ पर this is not the effect of the families that would have lost their loved ones, but also affect the common public, as it has to wait for hours before the situations on the road is taken care, and it is truly disappointing to realize that the peoples don't want to follow these rules. तो अभी देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो लिखना है कि आपका न्यूज़पेपर है, इससे मैं जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका किस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी तरफ। ये बात हो गई सबसे पहले कि ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है कि क्या आपने ऑब्जर्व करा। ये 4 लाइनों की होती है, स्टार्टिंग की 4 लाइनें होती हैं। इनके अंदर आपको ये बता देना होता है, सब कुछ बता देना होता है कि ये लेटर किसके बारे में है और किसके लिए है, ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको प्रॉब्लम बतानी है, इसमें सॉल्यूशन नहीं बताना, इसके अंदर बस आपको प्रॉब्लम बतानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने इसमें प्रॉब्लम बता दी कि जब एक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, और उसकी वजह से क्या होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, कॉमन पब्लिक भी परेशान होती है। ये आपने प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। अब उसके बाद में आपको लास्ट में बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। आई राइट टू यू टुडे दैट होपिंग दैट यू विल टेक appropriate to educate our audience about the rules and the regulations that should be followed while driving crossing the roads। तो आपको यहाँ पर सजेशन देनी है, क्या देनी है भाई, सजेशन। आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको ये नहीं बोलना है कि भाई जल्दी से ये करो कि तो मैं ना ऐसा करो कि सभी को बैठा करके अच्छे से पढ़ाओ और वो ऐसे रूल्स को फॉलो करें, ऐसा नहीं बोलना। आपको सिंपल सा उनको एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप ऐसा कीजिए जिससे कि लोगों को अवेयर हो और वो बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। तो ये अगर आप इस तरीके से लिखोगे पेपर तो आपको 100% है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपको लास्ट के अंदर लिख देना है योर्स फेथफुली, और यहाँ पर नाम लिख देना है ABCXYZ। नाम क्या लिखोगे, सीमा
कुमार काट देना, इसमें गलती करवाएंगे आपसे ABCXYZ, ठीक है, ये नाम लिख देना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं कटेंगे, इसमें नंबर कट सकते हैं अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो। अगर बोला गया है कि आप राजू कुमार हो, अगर आपको बोला गया कि यू आर राजू कुमार, तो आपको लास्ट के अंदर उसका नाम लिखना है और आपका एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस लिखना है। लेकिन जब तक आप लोगों को ये ना कहा जाए कि आपका कुछ नाम है तो आपको ABC मान लेना अपना नाम, बस पेपर के अंदर मान लेना कि मेरा नाम जो भी है मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बस राजू कुमार हूँ या फिर मैं ABC हूँ, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना एग्जाम में। और सेकंड जो लेटर रहेगा वो रहेगा एक फॉर्मल रहेगा और एक इनफॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पर बोलेगा कि इमेजिन दैट यू आर अ कविता और कुणाल रीडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल रामपुरा एंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रेखा तन्मय टेलिंग हिम और हर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर यू में टच द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको यहाँ पर बोला गया कि इन पॉइंट्स को टच कीजिए, तो ये पॉइंट जरूर से इंक्लूड करने हैं। सबसे पहला है कि मेंटेन हेल्थ एंड द फाइट द 4 डिजीजेस, और सेकंड है कि कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, और थर्ड है कि यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे है और रेगुलर प्रैक्टिस है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है एड्रेस और फिर उसको हमने लिखा जाता है डेट, जो भी डेट है आप 1-2 दिन पहले की लिखना है। एग्जाम अगर आपका है 31 तारीख को तो आप डेट क्या लिखेंगे, आप डेट लिखिएगा 28 मार्च, ठीक है, 28 ऑफ मार्च लिखिएगा। और फिर उसके बाद में आपको लिख देना है 2022, ये होनी चाहिए डेट, चाहे से कुछ भी, अगर डेट दी हुई है तो वही डेट, अदरवाइज नहीं दी हुई है तो 2 दिन पीछे की, 2 या 3 दिन पीछे की। और यहाँ पर बोला गया कि माई डियर तन्मय, ठीक है, इसके अंदर रेस्पेक्टेड तन्मय नहीं लिखना है, इसमें लिखना है माई डियर तन्मय, आई एम वेल एंड गुड here, hope you that you will be a same there, and I want to tell you about yoga for a health, and yoga is a great value as a method of मतलब preservation of health and treatment of various diseases. कोबा मतलब क्या बोल रहा हूँ, कोबा योगा helps physically and mentally fit, and we celebrate every year at International Yoga Day, and you must have a practice of yoga, and please convey my best regards to your parents and yours sincerely रमेश। बस इतना से लिखोगे, 5 में से 5 नंबर कंफर्म है, ठीक है। ये बातें आपको जरूर से इंक्लूड करनी है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर आपको बोला गया कि शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए 60 वर्ड्स के अंदर। अब 60 वर्ड्स का मतलब है कि आपको 6 से 7 लाइनों के अंदर लिखना है। अगर ये कहा जाए कि 30 वर्ड है, 30 वर्ड का मतलब होता है 3 से 4 लाइनों के बीच में लिखना होता है। तो ये समझ लेना, बैठ करके गिनने मत बैठ जाना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 60 वर्ड, ऐसे नहीं गिनेगा टीचर बस लाइन गिनेगा कि एक लाइन है, एक लाइन का मतलब होता है कितने वर्ड्स भाई, 10 वर्ड्स, तो 60 लाइनों का मतलब हो गया, मतलब 60 वर्ड्स का मतलब हो गया 6 लाइनें, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, सबसे पहला है मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हिंट्स एज ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर कीप इन टच विद, और यहाँ पर ट्रीजर ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन स्टडीज, और यहाँ पर सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम एंड फाइंड द लोकेशन और वेदर एक्सेट्रा। ये 4 नंबर का आएगा, इसके अंदर दोनों में से कोई से पर भी लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी क्योंकि सब्सक्राइब करने का नाम ले करके मैं आपसे सब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करो इसे, ताकि आप लोगों को RBSc के और भी जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, ना ही कोई पढ़ाएगा, ऐसे रान काट देते हैं जैसे कि घास काट रहे हो। तो आप लोग को जरूर से, आप लोग के लिए इतने बढ़िया कंटेंट आ रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करो, और उसी के साथ में क्या करें भाई, लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। आपको 2 ही काम करना होता है, एक लाइक कर लिया करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अब बताओ कि किसने कर दिया, जिसने कर दिया वो यस टाइप करो जल्दी से, जिसने भी कर दिया यस टाइप कर दीजिए भाई, हाँ भाई हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें कि शॉर्ट पैराग्राफ की बात करी जा रही है तो इसमें क्या होगा, Nowadays, computer is a very important apparatus and India has its uses and abuses। और यहाँ पर इसके अंदर बोला गया कि नंबर ऑफ यूजेस, एक्सेस ऑफ इंटरनेट, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो इंटरनेट से कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है आप लोगों को। आज जो कनेक्टेड हो, आज जो आप मेरे से कनेक्टेड हो वो किसकी हेल्प से हो भाई, वो कनेक्टेड हो आप इंटरनेट की हेल्प से। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज मैं और आप लोगों को मैं ये सैम्पल पेपर वगैरह कैसे बता ही नहीं पाता आप लोगों को, ना ही हम लोग कभी मिल पाते इस तरीके से। तो इस बात के लिए यस जरूर से टाइप कर दीजिए कि यस सर वी आर वेरी लकी। हमें हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आज ये जो टेक्नोलॉजी मिली है इसकी हेल्प से हम आसानी से हर किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। आज अगर आप एक चीज़ सर्च कर लो, सैम्पल पेपर सर्च कर लो, आपको पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर मिल जाते हैं।
अगर देखो 2020 के सैम्पल पेपर चाहिए, 2019 के सैम्पल पेपर चाहिए, ये सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं सब कुछ। अब जैसे कि आप ये सैम्पल पेपर देख रहे हो, मैं कोई आपसे चार्ज थोड़ी कर रहा हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है, हर किसी के लिए फ्री है। तो भाई ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ने एकदम से रिवॉल्यूशन आया है जिसका के लिए कि जो जियो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये थैंकफुल होना चाहिए आपको इसके लिए। अब यहाँ पर बात करें इसके बारे में कि इंटरनेट इज आल्सो ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन यूजफुल इन स्टडी सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड फाइंड द लोकेशन वेदर एक्सेट्रा, इन सब में यूजफुल है। बस इतनी सी बातें लिखनी होती है और कुछ भी नहीं लिखना। और ये सेकंड वाला आप देख लेना कि अवेलेबिलिटी ऑफ इन द मिड डे इन आवर स्कूल हैज अलाउड द चिल्ड्रंस टू ईट अ हेल्दी मील एवरी डे। और फिर उसके बाद में लिखा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू थैंक डिजाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड एवरी डे ऑल दिस students gathers for a lunch and this ensure that the student do not go to home hungry and this initiative makes sure that the problems like malnutrition are taken care of। अब इतना सा सिंपल सा पैराग्राफ लिखना और इसके अंदर इतना लिखने पर ही 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। बस लिखना आना चाहिए, अच्छे से लिखना सीख जाओ, आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर बोला गया कि इस पिक्चर को लिखना है और आपको नॉइस पोल्यूशन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड्स का। तो इसके अंदर क्या करना भी 8 से 9 लाइनें लिख देना बस, और टीचर 8 से 9 लाइनें गिनेगा और उसके बाद में 5 में से 5 नंबर फिक्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बोला गया है कि नॉइज पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो नॉइज पोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज डिस्टर्ब्स एवरीवन एट लीस्ट वन और एवरी टाइम्स इन दियर लाइफ। इट रेफर्स टू द नॉइज अकरिंग आउटसाइड ड्यू टू व्हीकल्स एंड कमिंग एंड गोइंग, यूजेज ऑफ मशीनरी, अननेसेसरी लाउड म्यूजिक प्लेड बाय द आइदर टीन्स और एडल्ट्स एंड दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज सर्टेनली हार्मफुल फॉर द एवरी ह्यूमन बींग्स एज इट कैन इंटरफेयर विद देयर डेली रूटीन्स एंड कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ होते हैं। और अगर बात करें लोकल फेयर की तो आई विजिट, मतलब कि अ विजिट टू अ विलेज फेयर इज ऑलवेज थ्रिलिंग। लास्ट डे आई विजिटेड टू अ फेयर ऑफ गोनोर एंड देयर इज एन दी शॉप्स स्टॉल्स ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड पीपल्स वर विजिटिंग दिस शॉप्स इन अ ग्रुप एंड मैनी पुलिसमैन एंड द स्काउट्स वर देयर एंड देयर आर द मैनी स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स। अब देखिए इसमें आप लोगों ने क्या बोला है। सबसे पहले तो आपने बताया कि एक जाना बहुत ही अच्छा होता है। सेकंड में आपने बताया कि कहाँ पर गए, आप संडे को गए थे उसमें। और फिर उसके बाद आपने बताया कि वहाँ पर क्या था, और वहाँ पर दुकानें थी, स्टॉल थी, ये था। और फिर उसके बाद यहाँ पर पीपल जा रहे थे, दुकानों पर सामान खरीद रहे थे, और यहाँ पर कुछ पुलिस और स्काउट्स भी थे। यहाँ पर इतनी सी बातें लिखनी है जो जर्नली होती है ना, आपने देखा होगा एग्जाम में। अगर आपको बोला जाए आप क्या देख के आए थे मेले में आप लोगों ने क्या देखे, स्टॉल देखे, स्टॉल के ऊपर आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, फास्ट फूड खाया, वो सब कुछ बातें लिखनी होती है। इसमें और कुछ भी अलग नहीं लिखना होता। जो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं वो बस अगर वो भी लिख दोगे तो भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पर आप लोग ये करते नहीं हो, आप लोग ये सोचते हो कि इसमें कुछ अलग ही बवाल है। बवाल कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान रहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ये है ग्रामर के क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, मैं एक बार काट देता हूँ, आप लोगों ने देख लिए होंगे, आप लोग तो ऐसे भी देख लेते हो, लेकिन अगले वाले का कैसे देखोगे, मैं पूछूंगा तो सही क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसमें बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन है कि करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर ये आएगा सी कट, और कौन सी फॉर्म आएगी, हर फिंगर वाइल्ड शी कट वेजिटेबल। तो यहाँ पर इसके अंदर आएगा कट, मतलब कट, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर वाइल्ड शी कटिंग द वेजिटेबल, तो यहाँ पर वॉच कटिंग आएगा, क्योंकि देखिए कटिंग के साथ में ING आएगा। मतलब कि ये बात याद रखना कि जब कभी भी कंटिन्यूस टेंस होगा, मतलब कि कंटिन्यूस टेंस होगा, तो उसके अंदर जब कभी भी ING आएगा तो उसके साथ में आपको वॉज या फिर वर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सेकेंड क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया कि लुक ए मैन आफ्टर द बस। तो यहाँ पर रन आएगा या फिर रनिंग आएगा, रनिंग आएगा क्योंकि वो रन कर रहा है उसके साथ में। अब यहाँ पर आएगा कि ही वॉन्ट्स टू कैच इट, तो यहाँ पर ही वॉन्टेड टू कैच इट आएगा इसका आंसर। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर बोला गया है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस है और एडवर्ब्स हैं, उनको आपको इसके अंदर सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर अ बॉय वॉज इंटेलिजेंट एंड ही टॉप्ड द क्लास, मतलब कि आपको लिखना है कि द बॉय वॉज इंटेलिजेंट एंड हु हैड टॉप द क्लास, मतलब कि किसने टॉप करी थी क्लास को। और सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर बोला कि दिस इज द होटल एंड वी स्टेज हेयर लास्ट मंथ, एंड यहाँ पर आपको लिखना है दिस इज द होटल एंड वेयर वी स्टेड द लास्ट मंथ। आपको सिंपल सा क्वेश्चन लगा देना है कि आप इसको ऐसे समझिए कि हु है तो आपको हु बीच में लगा देना है, और फिर उसके बाद में ही की जगह पर आपको चेंज करके लगा देना है हेड, और फिर यहाँ पर टॉप द क्लास। और सिंपल सा इसे में करना है कि आपको वेयर लगा देना है और यहाँ पर बोलना है कि वेयर वी स्टेड द लास्ट मंथ। बस इतनी सी बातें होती है, बहुत ही सिंपल पेपर
पेपर होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर के अंदर फुल में से फुल नंबर आने चाहिए। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए है। 16th का ए और बी पार्ट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या होंगे इसके आंसर्स, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हो गया है कि द टीचर सेड 2 and 2 मेक 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेक 4, बस इतनी सी बातें हैं। और फिर यहाँ पर इसके अंदर बोला गया ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट्स फ्रॉम मी। तो आपको इसमें लिखना है कि ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांट्स फ्रॉम हिम। तो ये हो गया इसका आंसर। और फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 वाले का आंसर मेरे को क्या चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर चाहिए। अब देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। पहले वाले का मैंने जब कहा था तो उसके अंदर टिप के कर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ए और बी का आंसर मुझे बताइए कि क्या आंसर रहने वाला है इनका। तो ए का आंसर रहेगा मे और बी का आंसर रहेगा मस्ट। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ये क्या रहेगा, ये आपका मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी है जो बुक है उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है, तो इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट वाज द एज ऑफ जंबाजी एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। तो यहाँ पर जंबाजी वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्रेट डिजास्टर। द ग्रेट डिजास्टर वाज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट इज यूज्ड टू कम रेगुलरली क्लोज टुगेदर। और यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड वाले के अंदर बोला गया है कि ऑल देयर वर द वर्स्ट सफर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल। और यहाँ पर राइट द पैसेज द वर्ड्स विच मीन्स ग्रेट लॉस। तो ग्रेट लॉस का मतलब होता है डिजास्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, तो इसको खुद से करिएगा। अब यहाँ पर आते क्वेश्चंस। ये है 3-3 नंबर के क्वेश्चन। ये है 60 लाइनों के, मतलब कि 60 वर्ड्स के हैं, तो 60 वर्ड का मतलब हो गया 6 लाइन। तो अभी इसमें बोला गया है कि हाउ वॉज द ये क्या है यार, आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही। हाउ वॉज द बबली फेड्स ड्यूरिंग ही स्टेज एट होम व्हेन ही वॉज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर घर पर रुकने के दौरान बाबूली को भोजन किस प्रकार करवाया जाता था, वह विद्यार्थी था। तो देखो इसके मैंने आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है। अगर आप हिंदी में जानते हो हिंदी में पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में जानते हो तो इंग्लिश में पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर बाबली, मैं क्या बोलूँगा ऐसे आज मेरे से, Babuli was a very fond of fish and in his student life he went home and stayed there and in मतलब कि his elder brothers brought fish for him and he would catch fish for Babuli and for the अरे यार क्या हो रहा है आज, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई है। देखो बाबुली वॉज फाउंड ऑफ फिश, मतलब कि वो फिश लवर था। और फिर उसके बाद इन हिज स्टूडेंट लाइफ एंड ही वेंट्स होम एंड इट स्टेज देयर एंड हिज एल्डर ब्रदर ब्रॉट फिश फॉर हिम एंड ही वुड कैच फिशेस फॉर द बाबुली फॉर द पॉन्ड बिहाइंड द ईयर हाउस एंड ही टोल्ड हिज वाइफ टू मेक अ फिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग द मस्टर्ड पेस्ट इफ द फिश वर लेस एंड द डिशेज वर प्रिपेयर्ड फॉर बाबुली ओनली। तो ये हो गया इसका आंसर। और फिर इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से रोक करके पढ़ लो, वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लो इन क्वेश्चंस को। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मिलने वाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देख लेना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इतनी बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपनी अच्छे से तैयारी करो, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन मिलने से पहले आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक करो जल्दी से, और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और कोई भी ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं है जो कि आपको सैम्पल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में करवाएगा। बस इंडिया का एकमात्र बहुत ही शानदार सा चैनल है, नंबर 1 SKR एजुकेशन चैनल है। तो भैया इसको सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।